हेलो हेलो डियर डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट, आप सभी आपका का स्वागत स्वागत दोस्तों दोस्तों आज आज की की इस इस क्लास क्लास में। में। और और आज आज हम हम पढ़ने पढ़ने वाले वाले हैं हैं आपके आपके पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस साइंस का का 10th 10th चैप्टर चैप्टर दोस्तों, दोस्तों, जिसका जिसका नाम नाम है है संघीय संघीय कार्यपालिका। कार्यपालिका। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपको लास्ट तक बने रहना है। और दोस्तों इसकी मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वो भी देखना है, ठीक है। और अगर आप वीडियो में और आप चाहते हो अपनी क्लास में आना इसमें कि अच्छे मार्क्स से पास होना, तो दोस्तों वीडियो के अंदर बने रहना और लास्ट तक दोस्तों बने रहना। आपको पूरा 12th की गाइडेंस दी जाएगी, जिसके अंदर आपके जब एग्जाम आने वाले होंगे दोस्तों, उसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज ही दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे पहला राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति का परिचय हम लेते हैं। क्या है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, यानी कि हेड होता है। अभी जो वर्तमान समय में कौन है हमारे भारत के राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब आगे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके अंदर कोई हम नहीं चुनते, हम राष्ट्रपति को कभी चुनते नहीं है। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? मंत्रिमंडल के परिषद और वहां के नेता वगैरह चुनते हैं, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति भारत की एकता, अखंडता और संविधान का प्रतीक होता है। क्या होता है? एक तरीके का ये क्या है, एक तरीके का ये राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र अध्यक्ष होता है और राष्ट्र का प्रतीक होता है, ठीक है। जहां पर भी राष्ट्र की बात की जाती है तो वहां पे राष्ट्रपति की भी बात की जाती है, ठीक। चलते हैं अब आगे, ठीक है ठीक है दोस्तों। दोस्तों। अब देखो आगे राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, है ना। राष्ट्रपति पद के लिए अब अगर आपको राष्ट्रपति बनना हो तो आपके क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो वह क्या हो? भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र से अधिक हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने के लायक हो और वह किसी भी लाभ के पद पर बैठा ना हो, ठीक है। और राष्ट्रपति पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। और यदि वह सांसद या विधायक है तो पद ग्रहण करते करते ही उसकी सीट रिक्त हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब वो पहले किसी भी पद पर रहा हो तो वो सीट उसको हटा दी जाएगी और उसको राष्ट्रपति की सीट पर आ जाएगा। तो इस तरीके राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता हमने देखी, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। इससे क्या सुना जाता है राष्ट्रपति को? देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसके बाद क्या होता है? निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या है? निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, जितने भी लोकसभा सदस्य। इससे वाला अगला वाला जो चैप्टर है ना, तो लोकसभा ही बात करें संसद के बारे में, कार्यपालिका के बारे में। पहले अभी हम समझ लेते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी सभी निर्वाचित मतलब चुने गए सदस्य होते हैं और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। तो सारे लोग क्या करते हैं? इनका मिलकर निर्वाचन यानी कि इनको चुनने का काम करते हैं, ठीक है। अब कौन नहीं होता? संसद के मनोनीत सदस्य नहीं होते, राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। बाकी ये सारे जो होते हैं निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल रहते हैं और इनको चुना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हटने हटने रही। रही। क्या होगा? क्या कोई होगा? कोई बैठा हुआ है क्या मच्छी? ये ये रहा ना। बैठ जाते हैं ना तो चलता नहीं है फिर ये। देखो मतदान प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, संगणनीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, जिसे गुप्त मतदान से। जैसे कि उद्देश्य क्या होता है? संसद और राज्यों के मतों में संतुलन बनाए रखना। इसमें क्या होता है? एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के थ्रू होता है, एक संगणनीय मत प्रणाली द्वारा, इसमें गुप्त मतदान से होता है। मतलब कि इसमें ना लोग सीक्रेटली जो भी उम्मीदवार होता है ना राष्ट्रपति के लिए, उनको सीक्रेटली देते हैं और उसको मतलब उन्हें गुप्त तरीके से उनको चुनते हैं और फिर उसको पर्ची खोलते हैं। जो आ जाता है मतलब जो आ जाता है प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। मतगणना है, परिणाम भी घोषणा, ठीक है। विधायक मतदान राज्य की राजधानी में करते हैं, सांसद मतदान दिल्ली या राज्य की राजधानी में कर सकते हैं। मतगणना नई दिल्ली में होता है। क्या कहते हैं? विधायक जो होता है वो मतदान राज्य की राजधानी में करते हैं। जैसे मान लो बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है ना। तो विधायक जो होगा ना राज्य का, वो अपने राज्य विधानसभा में डालेगा, मतलब अपने राजधानी में डालेगा, ठीक है। फिर सांसद मतदान दिल्ली या राज्य की राजधानी में डालेगा, ठीक है। और मतगणना कहाँ होगी? कहाँ पे होगी? नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले वह भारत के मुख्य न्यायाधीश
या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। हमने ये उस दिन पढ़ा था ना, उसमें सब चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना है सब चीजों के ऊपर। उसके बाद राष्ट्रपति कार्यकाल तथा पद से हटाना। देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक रहता है? 5 वर्षों तक रहता है। वह कार्यकाल पूरा होने पर पूर्ण चुनाव दोबारा लड़ सकता है, ठीक है। फिर परंपरा के अनुसार तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता, केवल वो राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकता है, तीसरी बार नहीं बनेगा, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने गए, ठीक है। तो याद रखना, राष्ट्रपति जो 2 बार रहे, दोनों मतलब 10 सालों तक रहे, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल कब शुरू होता है? देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण के तिथि से ही चालू है। जब से राष्ट्रपति शपथ ले लेता है ना कि हाँ मैं इस देश की अब रक्षा करूंगा, जैसे भी जो शपथ होता है, तो उस दिन से काम चालू होता है। पद रिक्त कब हो सकता है? कार्यकाल पूरा होने से पहले, जैसे त्याग पत्र देने पर या फिर मृत्यु होने पर या फिर महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर। ये त्याग इन स्थितियों में मतलब राष्ट्रपति का पद जो है आपका खाली होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है अनमोल उन्मुक्तियां। देखिए अब क्या क्या होते हैं इनके पास विशेषाधिकार? राष्ट्रपति को अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ संवैधानिक सुरक्षा या संरक्षण मिले होते हैं, ठीक है भाई। जैसे देखो राष्ट्रपति अपने आधिकारिक कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मतलब जो भी ये काम करेगा ना, जरूरी नहीं है कि न्यायालय को किसको बताइए, अपना सब कर सकता है काम। उसके कार्यकाल में उसे गिरफ्तार नहीं किया सकता, मतलब उसे गिरफ्तार कर ही नहीं सकते आप, चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है। उसके विरुद्ध कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है ना, कोई भी कानूनवाई नहीं होगी, ठीक है। उसे किसी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता, ये इसके पास अधिकार है। देखो राष्ट्रपति को दीवानी मुकदमा चलाने से पहले कम से कम 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी दीवानी जैसे जो होती है, जो भी आप एक होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल, 2 तरीके के होते हैं। तो इसमें कोई दीवानी मुकदमा चलाने से पहले कम से कम 2 महीने पहले उसे बताना, मतलब कोर्ट में केस चलाएगा ना उसके ऊपर, तो उसको कम से कम 2 महीने पहले बताया जाएगा, ठीक है। फिर ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति को स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, ठीक है ना, मतलब वो अपने अच्छे तरीके से काम करता है। आगे राष्ट्रपति को अपदस्थ करना जो कि है महाभियोग, है ना, उसको मतलब उसके पद से हटाना, अपदस्थ कर देना, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर महाभियोग लगाएंगे कि इसको सही काम नहीं किया ये वो, और इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है हटाने का। महाभियोग क्या है? महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण मतलब कि उसका बहिष्कार या संविधान का सम्मान ना करने पर, ठीक है भाई, ना करने पर पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों द्वारा नोटिस आवश्यक है, मतलब 4 में से 1 जना यानी मतलब 40 में 10 जने नोटिस देंगे। प्रस्ताव को सदन के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, मतलब 30 में से 20 लोग उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, सहमत होंगे, तब जाके ये महाभियोग प्रस्ताव पास होगा, ठीक है। फिर दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। 2 सदन होते हैं ना आपके, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन जांच करेंगे। राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा सफाई देने का अवसर मिलता है, वो खुद भी सफाई दे सकता है और या फिर कोई भी जो उसके लिए बोलना चाहता है वो बोल सकता है। यदि दूसरी सदन भी 2/3 बहुमत से आरोप स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है ना। दोनों सदनों में ऐसे, दोनों सदनों में भारत में प्रक्रिया अमेरिका के भी अधिक कठिन है। आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल नहीं हुआ, लगाया गया लेकिन सफल आज तक नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब ये राष्ट्रपति पद रिक्त होना, तो जब राष्ट्रपति पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति या त्यागपत्र होता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाही राष्ट्रपति बनता है, ठीक है ना, मतलब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बनता है राष्ट्रपति का, ठीक है ना। मतलब जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो राष्ट्रपति उसकी जगह पर काम करेगा। यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती, मतलब 6 महीने तक उपराष्ट्रपति उसके पद पर रह सकता है और काम करेगा। 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति को चुनना जरूरी हो जाता है, ठीक है भाई। अब नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम जानते हैं कि ये पद जब खाली होता है तो उपराष्ट्रपति आ जाता है और फिर उसके काम करता है, 6 महीने में फिर से उसको नया राष्ट्रपति चुनना पड़ता है,
ठीक है। ठीक है, उदाहरण 1970 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु, उपराष्ट्रपति बीडी जत्तिकार राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी नए राष्ट्रपति चुने गए। ये सब ये है कि जब इसकी मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बने थे, फिर उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी को चुन लिया गया था 6 महीने के भीतर। फिर यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, है ना, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, आप कौन संभालेगा देश को? तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है भाई, अगर कोई नहीं होगा तो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यह प्रावधान 1969 में लागू किया गया जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है ना, उसके बाद ही हुआ था। फिर देखिए अस्थायी और असमर्थता की स्थिति, यदि राष्ट्रपति बीमारी या अन्य कारणों से अस्थायी रूप से कार्य न कर सके तो उपराष्ट्रपति बिना पद ग्रहण किए राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन करता है। अगर राष्ट्रपति बीमार हो तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति उसके काम को संभालेगा। ठीक है, फिर राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है? देखिए, राष्ट्रपति को संविधान द्वारा व्यापक शक्तियां दी गई है जिन्हें हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला कार्यपालिका की शक्तियां, विधायिका शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। ये सारी है इसके पास अपनी अपनी होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये किसका प्रमुख होता है? संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, मंत्री परिषद संबंधी शक्तियां होती है इसके पास। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति, विभागों का वितरण और मंत्रियों को हटाना, ये सारे काम इसके द्वारा किया राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्री परिषद संबंधी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्रियों को भी नियुक्त करेगा, विभागों का वितरण करेगा। मतलब जो विभाग होते हैं ना, जैसे बहुत सारे विभाग होते हैं, अलग अलग काम करने के अलग अलग विभाग होते हैं, तो उस समय भी बांटकर और किसी मंत्री को हटाना हो तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है। फिर न्यायिक एवं वैधानिक नियुक्ति, देखिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ठीक है ना, भारत का महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, राज्यपाल और उपराज्यपाल, ये सारे कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है ना, ये नाम याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल और उपराज्यपाल, इन सभी को नियुक्त करता है आपका राष्ट्रपति। फिर 1993 से 99 के निर्णयों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम बाध्यकारी है। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? सेना है विदेशी नीति संबंधी शक्तियां। सेना है विदेशी नीति। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। मतलब कोई भी जब सेनापति जंग में लड़ने जाते हैं ना तो राष्ट्रपति से पूछेगी, सर हम हमला करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपना सेना उठा के। ठीक है, इसके बाद तीनों थल जल वायु सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है ना, जल का होता है, थल का होता है, वायु का। तो जो सबसे अध्यक्ष होते हैं ना, सब कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा और शांति राष्ट्रपति करेगा। आगे भाई चलो अभी युद्ध स्टार्ट हो गया, राष्ट्रपति करेगा। राजदूतों व उच्चायुक्तों की नियुक्ति ये भी करता है। अंतरराष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से होती है। वास्तविक स्थिति राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। यह केवल एक बार पूर्ण विचार के लिए कहता है। ठीक है ना, करना होगा इसको। ठीक है ना, प्रधानमंत्री जो बोलेगा उसको करना रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां क्या है हमारे राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्या होता है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। प्रमुख विधायी शक्तियां होती है, संसद के सत्र बुलाना, स्थगित कर देना, लोकसभा को भंग करना, राज्य में 22 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 22 सदस्यों को चुन के लाता है। आंगन भारत समुदाय से 2 सदस्य यदि आवश्यक हो, संसद की संयुक्त बैठक बुलाना, संसद को संबोधित करना, ये सारे काम इसके प्रमुख विधायी शक्तियां हैं। उसके बाद विधायकों पर शक्तियां क्या होती है? प्रत्येक विधायक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। एक बार पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। मतलब जो विधायक बन जाएगा ना, तो अगर वो चाहे राष्ट्रपति को उसको हटा भी सकता है। पूर्ण पारित होने पर स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। फिर है अध्यादेश शक्ति। संसद सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कानून की शक्ति।
अध्यक्ष को कानून की शक्ति प्राप्त होती है और 6 सप्ताह में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, ठीक है। तो इस तो इस तरीके से इसके पास विधायकों पर भी शक्ति होती है, अध्यादेश देने की शक्ति होती है इसके पास। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भैया राष्ट्रपति के पास ये चारों प्रकार की शक्तियां होती है। ठीक है, अब देखिए वित्तीय शक्तियां तो न्यायिक शक्ति पर चलेंगे। देखिए वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से होता है, वार्षिक बजट राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण भी। आकस्मिक निधि क्या होती है, जब कोई परिस्थिति खराब हो जाती है देश की, तो उस समय जो खजाना पर जो पैसा होता है ना, कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो भी। वित्त आयोग का गठन नहीं करता, महालेख परीक्षण की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत हो जाती है, धन विधेयक वापस नहीं भेजा जाता, धन विधेयक जो है वही रहेगा, उससे वापस नहीं भेज सकता। फिर इसका न्यायिक शक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, समाधान की शक्ति से दंड माना, दंड कम करना, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति के पास अगर तुम लोग चले गए तो राष्ट्रपति का मन करेगा तो तुम्हें पूरी तरीके से माफ भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये शक्तियां कोर्ट मार्शल मामलों में भी लागू विधि मंत्रालय की सलाह पर प्रयोग होती है। तो इस तरीके से आप देखिए विधायक शक्तियां भी है, न्यायिक शक्तियां भी है ना, सारी शक्तियां हैं इसके पास। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है, राष्ट्रपति का पद गौरव और प्रतिष्ठा का होता है ना, गौरव सम्मान फुल देश का राष्ट्रपति भाई देश का राष्ट्रपति का पद गौरव और प्रतिष्ठा पूर्ण होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष है। ठीक है, और 42 संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, मतलब कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ेगी। ठीक है, फिर भी राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार को सलाह, चेतावनी और प्रेरणा देना, प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना, नए प्रधानमंत्री से विश्वास मत की मांग करना, ये सारे काम इसके होते हैं। हम मेनली अभी क्या पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति क्या है, इसके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या ये कर सकता है ना। तो हम मेनली राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए उपराष्ट्रपति की बात आ गई है। उपराष्ट्रपति अभी ये है इनका नाम पता नहीं है, लेकिन ये अभी उपराष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी देखो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति का पद भी स्थापित किया गया है। उपराष्ट्रपति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसकी सहायता करना तथा राज्यसभा का संचालन करना होता है ना। जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर काम करेगा। फिर है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। राज्य के विधानसभा सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है ना, केवल लोकसभा और राज्यसभा से क्या रहते हैं इसके अंदर शामिल रहते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। आगे निर्वाचन की विधि। देखिए निर्वाचन की विधि क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधि, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान। ठीक है ना, ये सब हमने पहले देख लिए थे ऊपर। तो ये सारी चीजें होती है, राष्ट्रपति को चुना जाता है। फिर उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में न्यून योग्यता होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति संसद या किसी राज्य का सदस्य भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तब जाके ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा। अब ये क्या है, अगर आपका कार्यकाल है 5 से हटाना, मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपने पद को छोड़ सकता है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा की सहमति से बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। एक तो खुद भी दे सकता है, बाकी बहुमत प्राप्त करके भी उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति का कार्य क्या करता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इससे मुख्य कार्य क्या है, संसद की कार्यवाही को सही तरीके से चलाना, सदस्यों को बोलने व प्रश्न पूछने की अनुमति देना, मतदान कराना, सदन में अनुशासन बनाए रखना। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए वह सामान्य मतदान में भी भाग नहीं ले सकता है। ठीक है ना, ये केवल राज्यसभा को पूरी तरीके से चलाने का काम करता है। ठीक है, और उसके कुछ नहीं सोचता है। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे है निरपेक्ष मत यदि पक्ष या विपक्ष
मत बराबर हो जाए। देखो तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायिक मत देता है, जैसे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पत्र या महाभियोग की स्थिति में उपराष्ट्रपति काम करता है, हमें पता है, और 6 महीने के अंदर अंदर नया राष्ट्रपति को चुना रहता है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं रहता। जब वो राष्ट्रपति रहता है तो उपराष्ट्रपति का काम वो नहीं करेगा। ठीक है, अस्थायी असमर्थन और असमर्थता की स्थिति, यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, तो राष्ट्रपति बिना कार्यवाहक बनी राष्ट्रपति बन सकता है, जो हमने कहा। अभी राष्ट्रपति हमें पढ़ा था इस चीज को, और राष्ट्रपति को भी ऐसे पढ़ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अब आप उपराष्ट्रपति खत्म, अब कौन आगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखिए राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शासन प्रधानमंत्री के ही हाथ, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में ही होता है। ठीक है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का सहयोग अपना परामर्श या परामर्श देना, सलाह देना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, ये भी बात है। ठीक है, तो आप देखो हमें पता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, जो काम करता है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब आगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है, देखो भाई। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु राष्ट्रपति की स्वतंत्र इच्छा इसमें नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद भी होते हैं, सारे राज्यसभा के जो मंत्री चुने होते हैं आते हैं, उनकी भी सहमति होती है। फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को पद नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में जिसको सबसे ज्यादा उसको वोट मिला होगा, जो सबसे ज्यादा लोग उसको जानेंगे, कहेंगे कि भैया इसको बनाना है और यही बनेगा, उसको बहुमत मिल जाएगा, उसको बनाएगा। त्रिशुक संसद की स्थिति, उस व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुत समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है ना, वही सुनता है। मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से, है ना। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य में सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना। हमने ये पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे। देखिए प्रधानमंत्री की कार्यवत शक्तियां क्या होती है। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है, क्योंकि नाम मात्र की तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन फिर भी उसका महत्व होता है। अब देखिए इसकी शक्तियां क्या होती है। सरकार का अध्यक्ष और लोकसभा का नेता होता है, मंत्रियों का चयन और विभागों का वितरण करना इसका काम होता है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति सलाह देता है इसको। ठीक है, मंत्रियों को हटाने या त्याग पत्र देने को भी क्या करता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी ठीक है जोड़ता है, और संसद में सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। आंतरिक व विदेशी नीति निर्धारण करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। जाता है ना घूमने के लिए, जाते हैं। फिर प्रधानमंत्री की शक्ति उसके व्यक्तिगत बहुमत और राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करती है। ठीक है, क्यों कैसा है और उसे मंत्रिपरिषद कैसे पसंद करता है। नहीं, अगर मंत्रिपरिषद में वो हो गया ये सही काम नहीं कर रहा, तो मंत्रिपरिषद के ऊपर ही भाग लो लगा के हटाती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पास करके। ठीक है, अब देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है। अक्सर दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग है, परंतु वास्तव में दोनों में अंतर है। मंत्रिपरिषद सभी मंत्री शामिल होते हैं, संख्या अधिक 70 से ज्यादा हो सकती है, बैठक कम होती है। मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्री होती है, संख्या 15 से 20 होती है। सरकार की नीतियां यही तय होती है। वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास होती है। मंत्रिपरिषद क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल क्या होता है 15 से 20 होती है, और वास्तविक जो निर्णय लिए जाते हैं वो यहीं पे लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये दोनों में अंतर होता है। इसमें सभी शामिल होते हैं, सबसे ज्यादा संख्या होती है। इसमें क्या होता है, केवल 15 से 20 होते हैं, जो कि सारी सरकार की नीतियों को बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मंत्रिमंडल के कार्य क्या होते हैं। मंत्रिमंडल देश की आंतरिक व विदेशी नीति बनाते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखते हैं, मतलब राष्ट्रीय खजाने पर पैसा है क्या है। ठीक है, बजट व सरकारी खर्च का निर्धारण करती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय वस्तु तय करना कि वे क्या भाषण दे रहे हैं, अध्यादेश जारी करवाना, संसद के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, ये सारे काम मंत्रिपरिषद की होती है, जो कि ये मिलकर करते हैं। ठीक है ना, मंत्रिमंडल में कितने लोग होते हैं, 15 से 20 लोग होते हैं। ठीक है, आगे मंत्रियों के उत्तरदायित्व, इनका काम क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखो मंत्रिपरिषद संसदात्मक सरकार की आत्मा है। मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व के दो प्रकार होते हैं मंत्रिपरिषद के। देखो सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व।
देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब सभी मंत्री सामूहिक रूप से इकट्ठे, ठीक है। सभी मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों का समर्थन करते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ डूबते हैं। इसका मतलब ये है कि सभी को जो भी हो सभी को घेरे में अगर अच्छा काम होगा तो सभी की प्रशंसा होगी, बुरा काम होगा तो सबकी बेइज्जती भी होगी, ठीक है। यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। समझ में आया ना। अगर प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव होगा तो उसका जो मंत्रिपरिषद होगा वो सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यदि किसी मंत्री का आचरण गलत हो तो उसे त्यागपत्र देना होगा। अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपका प्रधानमंत्री किसी मंत्री को कभी भी हटाने या त्यागपत्र देने को कहता है अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध व्यक्त अविश्वास है। यदि यह पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, ठीक है ना। तो ये होता है पूरा खेल इनका। हमने जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल और इन्हीं सब चीजों के बारे में चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है दोस्तों। और आगे भी इस चैनल पर बने रहना और यहाँ तक आप लोग पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।